ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमदार 10। ईरान में युद्ध और गृह युद्ध दोनों के हालात गहराते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खमनेई को सीधे चेतावनी दी है तो ईरान के अंदर खमनेई की हुकूमत के खिलाफ बगावत और उग्र हो गई है। ईरान के सभी 31 प्रांतों के 110 से ज्यादा शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी खबर है कि तेहरान में इस समय हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। तेहरान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। सड़क पर आगजनी और गोलीबारी हो रही है। ईरानी डॉक्टर का दावा है कि सिर्फ तेहरान में अब तक 217 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारी खमनेई के खिलाफ खुलकर नारेबाजी कर रहे हैं। विद्रोह की इस आवाज को कुचलने के लिए IRGC के जवान और पुलिस पब्लिक पर गोली चला रही है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। खमनेई सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खमनेई को चेतावनी दी है। कहा कि ईरान पर हम बहुत कड़ा और बड़ा प्रहार करेंगे। ट्रंप ने खमनेई को क्या चेतावनी दी और खमनेई ने ट्रंप पर कैसे पलटवार किया, दोनों की बात भी आपको मैं सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो ताजा तस्वीर ईरान से सामने आई है वो भी देखिए। हर तरफ आगजनी नजर आएगी, गोलियां चल रही हैं और इस्लामी शासन से गुस्साई भीड़ ने तेहरान में मस्जिद तक को आग के हवाले कर दिया। ईरान में यह माहौल 1979 का था जब लोगों ने शाह पहलवी के खिलाफ आंदोलन किया था। उस वक्त भी ऐसी ही हिंसा देखने को मिली थी। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी डिप्लोमेट्स को होस्टेज बना लिया था और आखिरकार शाह पहलवी को देश छोड़कर अमेरिका भागना पड़ा था। और अब एक बार फिर से ही 1979 की उस इस्लामिक रेवोल्यूशन जैसी तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन इस बार बगावत इस्लामी हुकूमत के खिलाफ है। लोग शाह पहलवी के बेटे रेजा पहलवी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान में जारी बवाल के बीच ट्रंप ने एक बार फिर से खमनेई को धमकी दी है। कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली मारी गई तो उनकी हत्या की गई तो अमेरिका सीधे तौर पर दखल देगा। हम ऐसी जगह मारेंगे जहां ईरान को सबसे ज्यादा दर्द होगा। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. और उधर ईरान में सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी ने ट्रंप पर पलटवार किया है। खमेनी ने कहा है कि ट्रंप के हाथ 1000 से ज्यादा ईरानियों के खून से सने हुए हैं। इजराइल के साथ 12 दिनों की जंग के पीछे ट्रंप का ही हाथ था। खमेनी ने ट्रंप को तानाशाह बताया। कहा कि हर तानाशाह की तरह ट्रंप का भी अंजाम बुरा ही होगा। उसके हाथ 1000 से ज्यादा ईरानियों के खून से सने हुए हैं जो 12 दिनों के युद्ध में मारे गए। उसके हाथ ईरानी लोगों के खून से रंगे हुए हैं। फिर वो कहता है मैं ईरानी जनता का समर्थक हूं। जो लोग बिना सोचे समझे हैं और जिन्हें समझ नहीं है वे उसकी बातें सुनते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं और उसे खुश करने के लिए आगजनी करते हैं। क्योंकि उसने कहा है कि अगर ईरानी सरकार कुछ करती है तो मैं आकर तुम्हारा साथ दूंगा। अगर लोग अपने देश को सही तरह से जानते हो तो उन्हें अपने देश पर गर्व होगा। उसके अपने देश में ही बहुत सारे गुनाह हैं। उसके हाथ 1000 से ज्यादा ईरानियों के खून से सने हुए हैं। दावाज अल रूजा की लड़ाई में हमारे हजारों साथी शहीद हुए। जिनमें नेता, विद्वान और बड़े लोग ही नहीं बल्कि आम लोग भी शामिल थे। इस आदमी ने कहा मैंने आदेश दिया था, मैंने युद्ध का आदेश दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने ट्रंप से मदद की अपील की है। रेजा पहलवी ने ट्रंप से फौरन दखल देने के लिए कहा है
ईरानी नागरिक गोलियों का शिकार हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपील की है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कि वो हस्तक्षेप करें और ईरान के ऊपर हमला करें। अब राजेश सर, जिस तरह से यहां पर हम हालात देख रहे हैं ईरान में, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के हुए हैं, हालात बने हैं, प्रदर्शन हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस वक्त ट्रंप के होने की वजह से क्या कोई डायरेक्ट एक्शन अमेरिका ले सकता है? जाहिर सी बात है कि इजराइल भी उसमें साथ देगा। देखिए, ये बड़ा आपके साथ खेलने वाली बात है। ईरान की हालात चिंताजनक है, लेकिन वो अंदरूनी मामला है। वहाँ चाहे रज़ा शाह पहलवी के लोग आए या लोग आए, वहाँ की जनता, ईरानी जनता को तय करना है। अमेरिका का आप देखिए जोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत दूर का है, और अगर इजराइल की मदद से होगा तो पूरी पश्चिम एशिया में एक तरीके की आग लग जाएगी, क्योंकि ख़मैनी जो हैं वो केवल ईरान के नेता नहीं है, वो एक आध्यात्मिक नेता है और उनकी 10-12 मुल्कों में पकड़ है। तो तमाम जगह के ऊपर एक बहुत बड़ा हंगामा बर्पा हो जाएगा। इसलिए हमें लगता है सोच समझ के ईरानी लोगों को तय करना चाहिए कि वहां वो कैसी सरकार लाना चाहते हैं। अवधेश जी देखो, ये इसको मैं बस एक सवाल भी जोड़ देता हूं, आप अपना इसमें टिप्पणी रखिएगा, क्योंकि वेनेजुएला में जो देखा है उसके बाद लोगों को क्या ऐसा महसूस होता है कि वो जो काम वेनेजुएला में हुआ है वो तेहरान में कर सकते हैं? देखिए, वेनेजुएला और तेहरान में कोई संबंध नहीं है, दोनों में मौलिक अंतर है। दोनों दो प्रकार की घटनाएं हैं। ईरान में 1979 में जो एक इस्लामिक मॉडल ऑफ शासन खड़ा किया गया था कि पूंजीवाद है, साम्यवाद है, डेमोक्रेटिक जो संसदीय लोग, उसके विरुद्ध दुनिया में इस्लाम का एक शासन होगा, इसी मॉडल से हम दुनिया का इस्लामीकरण करेंगे। तो वो जो खुमैनी साहब, उसके सब लेकर समय समय पर विद्रोह होते रहे। ईरान एक खुला देश रहा है, वो बेबीलोन की संस्कृति का देश रहा है। और कल देखा गया है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि सूर्य का ध्वज वहां लहराया गया था, झंडे लहराए गए, वो उसमें सूर्य का पूरा ध्वज है। वो लोगों ने अपने पुरानी संस्कृति को याद किया था, क्योंकि मुसलमान बन जाने का अर्थ अपने कल्चर को छोड़ना नहीं होता है। तो वो भी एक वहां भाव है। और वो जो राजा साहब, इस समय का जो विद्रोह है 2022 से थोड़ा ज्यादा कड़ा विद्रोह है, क्योंकि इस समय सीरिया से असद जा चुके हैं, इनके हिजबुल्लाह कमजोर हो चुके हैं, हमस कमजोर है, हुती कमजोर है, इनके न्यूक्लियर वैज्ञानिक मारे गए। सबसे महत्वपूर्ण जो मैं देख रहा हूं कि जो उस रिवॉल्यूशन के नाम पर एक सुरक्षा बल क्रिएट किया गया था, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो कॉर्प्स, उसके खिलाफ हमले हो रहे हैं, उस पर हमले हो रहे हैं। लेकिन आपने एक बहुत अहम बात बोली अवधेश जी, जिसमें आपने उस फ्लैग का जिक्र किया है जिसमें कि वो दिखता है, यानी पुरानी जो संस्कृति दिखती है, एक सूरज है, उसमें एक शेर है, लेकिन साथ ही इंडोनेशिया इस्लामिक देश है, उसने अपने कल्चर को थोड़ा छोड़ा है। और जाहिर सी बात है कि बहुत वक्त से लोगों को अलग करते हैं, अवधेश जी, वो विद्रोह होता है। नहीं, बहुत वक्त से जो पूरे ईरान के अंदर लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो पुरानी परंपरा है, जिसको हम जानते हैं पर्शियन परंपरा, उसकी तरफ लौटना चाह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ सोचिए कि वहां पर अगर भारत की 1 रुपए की कीमत अगर 11,000 ईरानी रियाल हो जाए, तो ऐसे में लोग सड़कों पर ना उतरे तो क्या करेंगे? एक दिन 7 लाख, मैंने पढ़ा 7 लाख कुछ हजार का $1 हो गया। $1, हाँ, करीब 14 लाख रुपए, यानी कि $1 अगर दे तो 14 लाख अगर आपको ईरानी रुपए मिलेगा या रियाल मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं हालात कैसे हैं। वैसे ट्रंप का जो एक्शन है पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। हर देश यही सोच रहा है कि अगला नंबर किसका। मादुरो के बाद अब ट्रंप किस तानाशाह को अगवा करने वाले हैं। इस बीच पाकिस्तान को इजराइल पर हमला करने का मौका मिल गया है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ट्रंप को चैलेंज किया है कि ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, दम है तो नेतन्याहू को अगवा करके दिखाओ। नेतन्याहू इंटरनेशनल क्रिमिनल है, अगर अमेरिका इंसानियत का दोस्त है तो नेतन्याहू को इजराइल से उठाकर अमेरिका ले जाए और अमेरिका की किसी अदालत में उस पर मुकदमा चलाया जाए, जैसा कत्लेआम नेतन्याहू ने किया। उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए। नेतन्याहू इंसानियत का सबसे बड़ा कातिल है। और पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कैसे अमेरिका को चुनौती दी है, सुनाते हैं। अच्छा सर, ये वाकई में ऐसा नहीं है शेख चिल्ली के जो ख्वाब है, सपने देख रहे हैं ख्वाजा आसिफ? जी, बहुत ही मूर्खता की बात कर रहे हैं। और अपने खुद वो मुनीर अपने जो फील्ड मार्शल से पूछ लें कि उनका अमेरिका के बारे में क्या नजरिया है। दरअसल पाकिस्तान देखिए इस समय बिल्कुल बौखलाया हुआ है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ अमेरिका की चमचागिरी कर रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की उटपटांग बातें कर रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के रिश्ते वो 1000 साल की बात कर रहे हैं, 4000 साल, क्या उन्हें पता नहीं कि अमेरिका और इजराइल के क्या संबंध है? तो ये बात करना मूर्खता, अपना मखौल उड़ा रहे हैं। और रक्षा मंत्री होके मतलब वो अपने खुद जो फील्ड मार्शल है उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है, सुनो, कहीं उनका अब उनकी नौकरी न चली जाए रक्षा मंत्री की जो इस समय ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान गाजा में सेना भेजे हमस के निरस्तीकरण के लिए। अगर इनकी सेना जाएगी तो वहां तो हमस का हथियार उठवाएगी ना, ये कह रहे हैं। उसके खिलाफ ही तो लड़ना है। अच्छा, मैं ये कहूं कि मोदी जी जो है जाके और मुनीर को उठा ले, ऐसे दुनिया चलेगा क्या? भारत में तो खुशी हो जाएगी।
खुली आंखों का सपना है, देखने दीजिए। वेनेजुएला आपने का अपने दिल केस की बात कह दी। वही उठा के ले जाओ तो ये या आज इस समय अगर बांग्लादेश का यूनुस बात नहीं मान रहा है, भारत उठा के ले आएगा तो भारत में कितनी खुशी की लहर होगी। नहीं, भारत देखिए, लेकिन दाऊद इब्राहिम को तो आना चाहिए, उसको लेके आना चाहिए। दाऊद इब्राहिम चलिए, हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें, अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम ये कहते हैं ना कि अननोन गनमैन है जो पाकिस्तान में घूमता है। ट्रंप का सुनिए, ट्रंप के दुनिया अच्छा सर, अगली खबर ट्रंप की ले लेते हैं, उसके बाद ट्रंप ने एक रास्ता भी दिखाया है कि एक अगर ड्रग लॉर्ड वो मान रहा है, उसने उठा लिया, हम कहते हैं कि इंटरनेशनल राउंड का उल्लंघन किया जी। लेकिन दूसरे भी ऐसे बदमाश देश थोड़ा भयभीत होंगे कि भैया अगर ऐसा हुआ तो कोई देश हमको भी उठा के ले जा सकता है। चलिए, ट्रंप जी ने जो किया है उसको लेकर बहुत लोगों के अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें जाग रही हैं, लेकिन उन्होंने सही किया कि गलत किया, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें। लेकिन ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। ट्रंप दुनिया को धमका रहे हैं कि छोटे छोटे देशों को डरा रहे हैं। अमेरिकी सेना कैरेबियन सागर में वेनेजुएला के तेल के टैंकर्स को लगातार जब्त कर रही है, यानी कि एक बूंद तेल बाहर नहीं जाने देंगे अमेरिका की इजाजत के बगैर। अमेरिकी फोर्सेस ने कैरेबियन के एक ऑयल शिप पर कब्जा कर लिया। यह 5वीं बार है जब किसी तेल टैंकर को कब्जे में लिया गया है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड्स ने हेलीकॉप्टर के जरिए ऑयल टैंकर में अपने सैनिक उतारे, उसके बाद तलाशी ली, फिर उसका वीडियो भी जारी करके बताया कि हमने इसको जब्त कर लिया है। अब बताया जा रहा है कि अपराधियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। दरअसल मादुरो को बंधक बनाने के बाद ट्रंप वेनेजुएला के तेल को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है कि दुनिया के सबसे ज्यादा तेल जिस देश में है, और अगर वहां पर चीन का दखल लगातार बढ़ता जाए तो अमेरिका इसको कैसे मानेगा। वहीं अमेरिका के इस एक्शन को लेकर रूस और चीन के साथ जो टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। अवधेश जी, जिस तरह से यहां पर अब देखा जा रहा है कि तेल का जो मसला है, लेकिन उससे ज्यादा है कि जिस तरह से करीब $500 बिलियन बताया जाता है कि एक डील किया है ऑयल का वेनेजुएला के साथ, क्या यह सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था चीन को लेकर अमेरिका के अंदर कि उसने ये कार्रवाई की और वो चाहता है कि जो भी तेल जाएगा उसके हिसाब से जाएगा? नहीं, वेनेजुएला को तेल का लेकर है, रूस के टैंकरों को लेकर है उनका, क्योंकि रूस पर अगर हमने प्रतिबंध लगाया है। नहीं, तेल तो चीन में जा रहा है, चीन बहुत बौखलाया हुआ है इसको लेकर। चीन बौखलाया हुआ है, लेकिन अगर देखो, अगर उनको रूस पर दबाव बढ़ाना है, मैं ये नहीं मानता हूं कि उनको समुद्र में जाकर डकैतों की तरह अमेरिका को काम करना चाहिए, लेकिन रूस पर अगर प्रतिबंध लगाया हुआ है कि रूस का सर, आपने बौखलाहट का जिक्र किया, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा हम इसको ले लें। उसको रोकना, माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं आपको। समंदर में जारी टेंशन के बीच रूस, चीन और ईरान ने जॉइंट वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। तीनों देशों की यह वॉर एक्सरसाइज दक्षिण अफ्रीका के समुद्री क्षेत्र में चल रही है, जहां इस समय रूस, चीन और ईरान की वॉरशिप एक साथ मौजूद है। अब अपनी बात रख लीजिए। ये पहले से तय है, ये तीनों देश पहले से तय कर रहे हैं। देखिए, इस समय की परिस्थिति जो है ना, हम कई बार जो है एक आउट ऑफ वे भी जाके बात कर रहे हैं। अगर वेनेजुएला के पहले उसने नोरिएगा पर कार्रवाई की थी, उसके मदुरै के पहले ही, और ग्रीनलैंड का एक मसला जो आप कह रहे हैं, छोटे छोटे, ग्रीनलैंड किसका है? चलिए सर, ग्रीनलैंड मुझे लगता है कि बाद में जाएंगे। छोटे छोटे देश की चर्चा, ये जानना जरूरी है कि ग्रीनलैंड को डेनमार्क जो है उसका स्वायत्त क्षेत्र क्यों है? बिल्कुल, इस पर भी बात करेंगे। छोटा सा रिएक्शन सर आप दे दीजिए, उसके बाद ब्रेक पे जाना है। देखिए, ये पूरा जो ये ट्रंप इस समय कर रहे हैं, इसका मुझे लगता है न्यूटन लॉ, इसका एक रिएक्शन होगा और आर्थिक रिएक्शन होगा इसका। देखिए, कोई भी समय जो न्यूक्लियर नहीं, आपके रिएक्शन से मैं समझ गया, रिएक्शन जरूर होगा, और मुझे लगता है कि डी डॉलराइजेशन की जो बात है कहीं और ज्यादा तेज ना हो जाए।